हम तो मानते थे कि हम मित्र थे। सीना 56 इंच का हो ना हो पता नहीं, कि सीने में दिल नहीं होगा तो सीने का कोई मतलब नहीं। 2 साल में सारे लोग परेशान हुए हैं। नरेंद्र भाई को तानाशाही मैं नहीं कह रहा हूं, सारी जनता बोल रही है। इस बार का बीएमसी चुनाव कोई लोकल चुनाव नहीं रह गया है। 10 महानगर पालिका जो महाराष्ट्र में चुनाव मैदान के लिए सामना कर रही है, वो महानगर पालिकाओं के चुनाव कोई लोकल चुनाव नहीं है, क्योंकि इस बार ये एक राज्य स्तरीय लड़ाई बन चुकी है, खास करके 2 सत्ताधारी पार्टियों में, शिवसेना और बीजेपी में। दोनों पार्टियां एक साथ सत्ता में हैं, कभी हां कभी ना, कभी सरकार में कभी विरोध में। शिवसेना के 2 रूप इस चुनाव में हमको दिखाई दे रहे हैं, और ये क्यों है, ये जानने के लिए हमारे साथ शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे खुद मौजूद हैं। और हालांकि ये सवाल आपको कई दिनों से पूछा जा रहा है कि आखिरकार आप किस रूप में हैं? आप विरोध में हैं? आप कौन हैं? आप विरोध में हैं, सत्ता में हैं, किस चीज? वो कौन सी पिक्चर आई थी ना, आप कौन हैं? नहीं ऐसी कुछ थी, पता नहीं। मैंने कई बार कहा है, एक तो ये समझना जरूरी है कि 25 साल तक हमारा गठबंधन था। वो एक गठबंधन के लिए विचारधारा थी, हिंदुत्व की विचारधारा थी, राष्ट्रीयत्व की विचारधारा थी, और वोटों का विभाजन नहीं होना चाहिए, बंटवारा नहीं होना चाहिए। इसलिए बाला साहब जी ने कहा था कि महाराष्ट्र हम देखेंगे, पूरा देश आप संभालो। अटल जी प्रधानमंत्री थे, आडवाणी साहब थे उप प्रधानमंत्री, तो ऐसी सारी बातें चल रही थी। 25 साल में जाने अनजाने में, मैं नहीं बोल रहा हूं, एक अच्छे रिश्ते हमारे बने थे, पारिवारिक संबंध बने थे, खास कर अटल जी, आडवाणी जी, प्रमोद महाजन हो, गोपीनाथ जी मुंडे हो, नितिन जी हो, ऐसे कई लोगों के साथ हमारे पारिवारिक रिश्ते बने। और जो एक इमोशनल बॉन्ड होता है वो जरूर था। और इसीलिए आपका जो सवाल है कि आप हो कौन, हम आपके है कौन, जी एक्चुअली हाँ, वो ज्यादा हाँ, ये बीजेपी आपको पूछ रही हाँ, आप उनके है कौन? हाँ, तो हम तो मानते थे कि हम मित्र थे, और जिस ढंग से, जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा चुनाव के दरमियान युति तोड़ी, हमें आखिरी वक्त तक बातों में व्यस्त रखा, और उस समय हम नहीं चाहते थे कि युति टूटे। कई बार मैंने कहा था, और एकनाथ जी ने बाद में ये कह भी दिया कि युति तो हमें तोड़नी ही थी, और वो युति तोड़ने का काम खड़से जी पर सौंपा गया। प्लान था आपको लगता है वैसे? ये खड़से जी ने बताया। आगे आता हूं मैं। फिर मैंने ये सोचा कि चलो विधानसभा चुनाव तो हो गए, मान सम्मान की बात मैं कब तक कहां तक करते रहूं। चलो बहुत सालों के बाद कांग्रेस तो चली गई, कोई खास पोर्टफोलियो नहीं है, डीसीएम नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस के बिना अगर सरकार अच्छा काम कर सकती है तो चलो शामिल हो जाओ। फिर पिछले महीने या 1-1.5 महीने पहले सुब्रमण्यम स्वामी जी यहाँ आए थे मुंबई में, और एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि विधानसभा की युति जो तोड़ी गई वो ऐसे ही नहीं तोड़ी। तब बीजेपी में ये चर्चा हुई कि अब बाला साहब नहीं रहे। दुख तो इस बात का है, गुस्सा भी इस बात का है कि 25 साल बाला साहब पहाड़ की तरह उनके पीछे खड़े रहे। कोई भी संकट, वो व्यक्तिगत रूप में हो या पार्टी के ऊपर हो, बाला साहब ने झेला और उसका सामना किया, वो चाहे बाबरी के समय का हो या मोदी जी के ऊपर का हो। आप सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में तो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने यही कहा कि उस समय भाजपा में यही चर्चा थी कि अब बाला साहब नहीं रहे, उद्धव के साथ कोई जा नहीं सकता, उद्धव कुछ कर नहीं सकता, मौका आया है, सेना को खत्म करो। तो ये जो नीति है, इसलिए मैं कहता हूं कि आपका सीना 56 इंच का हो ना हो पता नहीं, लेकिन सीने में दिल नहीं होगा तो सीने का कोई मतलब नहीं। लेकिन आज की तारीख में ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि जो बीजेपी आपकी नंबर 2 पार्टी की तरह गठबंधन में काम कर रही थी, आज वो नंबर 1 की पार्टी बन चुकी है। मुंबई में जहां पर शिवसेना ताकतवर पार्टी मानी जाती थी, वहां पर आज बीजेपी नंबर 1 पार्टी है विधानसभा चुनाव। वो उस समय एक ऐसी भावना शायद कुछ लोगों की थी कि युति नहीं टूटनी चाहिए, लेकिन 2 साल में सारे लोग परेशान हुए हैं। मेरा ये कहने का मतलब है कि बीजेपी का दावा ये है कि आज की तारीख में महाराष्ट्र में हम ताकतवर हैं, हमारे 100 से ज्यादा विधायक हैं, चलो शिवसेना नंबर 2 की पार्टी है। मुंबई जैसे शहर में हमारी विधायक शिवसेना से ज्यादा है। ऐसे में शिवसेना को नंबर 2 पोजीशन स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? दिक्कत इसी बात की है कि आपके जो जितने सारे विधायक चुनकर आए हैं, आपके अपने कितने हैं और बाहर से लिए हुए कितने हैं। और आज के दिन जिस तरीके से वो गुंडों को ले रहे हैं,
अपने पार्टी में, पप्पू कलानी को भी ले लिया नंबर 1 होने के लिए। इसका अर्थ ये हुआ है कि हम कुछ भी करेंगे लेकिन नंबर 1 बने रहेंगे। नहीं, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे जनता। उनका ये कहना है कि आप उनके प्रधानमंत्री को कुछ भी कहते हैं, आप उनको कहते हैं कि नरेंद्र मोदी तानाशाह है, नरेंद्र मोदी जो फैसले ले रहे हैं उससे देश का नुकसान हो रहा है। ऐसे में बीजेपी अपने प्रधानमंत्री का अपमान कैसे बर्दाश्त करेगी? ये बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं, ये देश के प्रधानमंत्री है। बीजेपी ने चुने हुए प्रधानमंत्री है। बीजेपी ने नहीं चुने हुए, देश ने चुने हुए प्रधानमंत्री। लेकिन आपको बीजेपी ने एक चेहरा दिया था और उस समय कांग्रेस नहीं चाहिए, ये भावना बहुत भारी मात्रा में थी देश में। और मैं तो नरेंद्र भाई को तानाशाही मैं नहीं कह रहा हूं, सारी जनता बोल रही है। बट आप भी तो कह रहे हैं। सुनो, सारी जनता बोल रही है। और जो भी उन्होंने डिसीजन लिए, लैंड एक्विजिशन, मैंने क्या कहा था कि गरीब लोगों की, किसानों की अच्छी फसल देने वाली जो जमीन है वो आप ना ले, बराबर है, अटक गई बात। अब डिमोनेटाइजेशन के बारे में मैंने यही कहा था कि शायद आपका हेतु अच्छा हो सकता है, मैं कोई अर्थतज्ञ नहीं हूं, लेकिन तरीका गलत है। सारे लोग आप वही बोल रहे हैं। क्या कारण था पिछले 2 महीने में, 3 महीने में कितने लोग मर गए, इसमें लाइन में मर गए, कतार में खड़े रह के मर गए, कुछ लोग ने आत्महत्या की, बहुत सारे लोगों के घर में जितनी सारी शादियां और विवाह के कार्यक्रम थे वो सारे टूट गए या तो पोस्टपोन हो गए। क्यों किया? और इसमें से जितनी सारी बातें आपने कही थी कि हम ये कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, लोगों ने बात मान ली। 50 दिन मुझे दे दो, लोगों ने दिए। 50 दिन में क्या होने वाले था? एक तो आतंकवादी हमले रुकने वाले थे, नहीं रुके। कल परसों भी हमले हुए हैं, हमारे जवान शहीद हुए हैं, मतलब आतंकवादी हमले नहीं रुके। काला धन नहीं बाहर आया। अब नीतीश कुमार पूछ रहे हैं कितना काला धन आया बताओ। फेक करेंसी कल परसों ही पकड़ी गई, मेड इन पाकिस्तान। और कितना करप्शन रुक गया। मतलब ये हुआ आपकी एक लोगों की मान्यता थी ऐसी कि भावना हुई थी, चलो अच्छा हुआ इस बहाने जो भी रईस लोग हैं उनको मोदी जी ने कतार में खड़ा किया। लेकिन क्या आपने देखा कभी कोई रईस आदमी कतार में खड़ा हो गया? जितने सारे कष्ट उठा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वो आम लोग हैं, गरीब जनता है। और वो भी अपनी पसीने की कमाई आपने उनको बैंक में जबरदस्ती भरने के लिए कहा, वो भरते हुए मर्यादा डाली। आपकी पसीने की कमाई आप इतना ही डाल सकते हो, ये तो लेकिन बाद में वो निकालने के वक्त भी पाबंदी डाली हुई है और उस समय भी 100 सवाल पूछे जाते हैं। ये कौन सी आजादी है? नहीं, आपकी भाषा से तो ऐसा लगता है कि आप तो विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं, जो कांग्रेस के नेता बोलते हैं, जनता की भाषा, जो समाजवादी पार्टी बोल रही है, जो कम्युनिस्ट बोल रहे हैं, जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, ममता बनर्जी बोल रहे हैं। मैं नहीं जानता उनकी भाषा, में जनता की भाषा बोल रहा हूँ। नहीं, आप तो जनता की मन की बात मैं कर रहा हूँ। इतने संबंध खराब हो गए कि आप कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह अच्छे थे, मनमोहन सिंह की सरकार। सामना का एडिटोरियल है जिसमें आपने कहा है कि मनमोहन सिंह की सरकार ज्यादा अच्छी थी। एक मिनट, यही मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री हमने नरेंद्र भाई को क्यों चुना? देश में बदलाव चाहिए, देश को दिशा देने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। और मैं प्रधानमंत्री से यह अपेक्षा कर रहा हूं कि चलो बाकी किसी ने कुछ कहा होगा छोड़ दो, लेकिन आपका जो उद्दिष्ट है उसके लिए आप बाकी सब लोगों को नजरअंदाज करो और आगे चलो। मैंने मनमोहन जी की तारीफ की नहीं की, एक बात आप मानिए या नहीं मानिए, आप बताओ मानेंगे या नहीं मानेंगे। मोदी जी ने कहा कि मनमोहन जी को रेनकोट पहनकर नहाने की कला अवगत हुई है। अच्छी बात है नहीं है पता नहीं। मनमोहन जी ने डिमोनेटाइजेशन के खिलाफ पार्लियामेंट में एक स्पीच दिया था, बराबर है। उसके बाद रिजर्व बैंक के जो गवर्नर साहब है उर्जित पटेल साहब, उनको कमेटी के सामने बुलाया गया, कुछ प्रश्न पूछे गए। जब वो प्रश्न पूछे गए तो मनमोहन जी मजा ले सकते थे। अगर मनमोहन जी ने अपना रेनकोट उर्जित जी को नहीं पहनाया होता तो क्या उर्जित जी भीग नहीं जाते? तो मैं यही कहता हूं कि इसमें तू मैं करते वक्त देश सबके सामने होना चाहिए, देश का हित सबके सामने होना चाहिए। और मनमोहन जी तो मजा ले सकते थे लेकिन उन्होंने रोका नहीं। लेकिन क्या आपको लगता है कि मनमोहन सिंह की सरकार ज्यादा बेहतर थी? 2 साल का आपका अनुभव जो सरकार के साथ में है, क्या उससे आपको लगता है कि पहली सरकार ज्यादा ठीक थी? कम से कम बात नहीं, ऐसे नहीं मैं कह रहा हूं, नहीं तो अन्यथा मैं मोदी जी को समर्थन क्यों करता, मोदी जी का समर्थन क्यों करता? जो अपेक्षा मुझे मोदी जी से है वो तो कहना मेरा काम है, इसलिए मैंने भी तो मोदी जी कह रहे हैं वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही। वो इसलिए मैं कह रहा हूं, क्या पाकिस्तान को आपने सबक सिखाया? क्या स्विस बैंक से जो आपने वादा किया था काला स्ट्राइक किया, उनका कहना है स्विस बैंक से काला धन लाया? क्या कॉमन सिविल कोड बनाया?
राम मंदिर का मुद्दा आप हर वक्त लेते हो, क्या राम मंदिर बनाया? सर्जिकल स्ट्राइक जरूर किया, मैंने स्वयं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया, नरेंद्र भाई को मैंने खुद फोन किया और मैंने यही कहा कि नरेंद्र भाई आप ऐसे ही रहो, हम आपके साथ हैं। लेकिन पाकिस्तान को एक ही बार ऐसा सबक सिखाओ कि दोबारा वो उठकर तिरछी आंख से हमारी ओर नहीं दिखेगा। उद्धव जी, क्या हम ये मान के चले कि क्या यही कारण है कि इसके वजह से आप ये कह रहे हैं कि अभी जो महाराष्ट्र में सरकार चल रही है वो नोटिस पीरियड पर है? ये जो आपने कहा, वो क्या इसी वजह से कहा कि देखो, आपका नोटिस- भ्रम निराश हो चुका है, नोटिस पीरियड- आपका भ्रम टूट चुका है इस सरकार से? नोटिस पीरियड मेरा शब्द नहीं, वो मुझे पूछा गया तो मैंने कहा मान लो। वो इसलिए मैंने आगे तो युति नहीं करने का फैसला किया है चुनाव के लिए। चुनाव के लिए। नहीं, एक मिनट, एक साफ कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि महानगर पालिका चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या 2019 के लोकसभा चुनाव हो, आप बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, ये आप साफ कर। बिल्कुल। ठीक है। क्या अभी की सरकार नोटिस पीरियड पर है? क्या हो सकता नहीं, है? सुनो एक मिनट, अभी फिलहाल मैं पूरे राज्य में चुनाव होने जा रहे हैं। सिर्फ मुंबई महापालिका नहीं, ठाणा, नासिक के अलावा और 10 ऐसी महापालिका है, बड़े शहर है, उसके चुनाव होने जा रहे हैं। साथ में ही सारे जिला परिषद होने जा रहे हैं। 21 तारीख तक तो ये चलेंगे चुनाव। मैंने इसमें तो गठबंधन किया नहीं है। आगे रही बात पीछे हुआ गठबंधन, तो जो मुद्दा उन्होंने उठाया था ट्रांसपेरेंसी का, वो मुद्दा मैंने भी उठाया है कि अब जितनी ट्रांसपेरेंसी, और उसके लिए मेरे पास तो सर्टिफिकेट है केंद्र सरकार की, ये केंद्र सरकार का अहवाल है, रिपोर्ट है, और इसमें पूरे अहवाल का जो भी एक संक्षिप्त रूप में सारांश जिसे कहते हैं, इसमें लिखा है, आप दिखाओ, ट्रांसपेरेंसी एंड अवेलेबिलिटी मुंबई इज नंबर 1। ये बेसिकली महानगर पालिका की ट्रांसपेरेंसी की बात आप कर रहे हैं। बराबर है। तो इतनी ट्रांसपेरेंसी अब मुझे राज्य की कैबिनेट में चाहिए। आपका कहना है कि हालांकि ट्रांसपेरेंसी जैसे कि नहीं, आपका कहना है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है? नहीं है। जैसे कि महापालिका में स्टैंडिंग कमेटी में फैसले होते जरूर है, लेकिन कब होते हैं? जब कोई काम, जैसे मैंने मैनिफेस्टो लेके हम लोगों के सामने आए, जिसे हम वचननामा कहते हैं, वो काम करने के लिए फॉलोअप हमारे पार्षद करते हैं। अन्य सारे पार्षद अपने अपने कामों के लिए फॉलोअप करते हैं। वो काम करना है नहीं करना है म्यूनिसिपैलिटी प्रशासन तय करता है, जो प्रशासन गवर्नमेंट देती है, यानी कि मुख्यमंत्री स्वयं देते हैं। एक मिनट, फिर वो प्रस्ताव लेना है नहीं लेना है, कब लेना है, उसकी क्वालिटी क्या होगी, एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होगी, कौन कॉन्ट्रैक्टर उसमें हिस्सा ले सकता है, प्री क्वालिफिकेशन क्या होगा, वो सारी जो शर्तें हैं वो म्यूनिसिपैलिटी का प्रशासन तय करता है। और फिर वो जो टेंडर है एक पॉकेट में बंद होकर सबके सामने आ जाता है, उसमें सारे पार्टी के सदस्य होते हैं, प्रेस होती है और कमिश्नर सब सबके सामने खोला जाता है। आपका कहना है कि ट्रांसपेरेंसी बीएमसी में है, जबकि कैबिनेट के डिसीजन बाहर नहीं। कैबिनेट में अब मुझे स्टेट मिनिस्टर्स चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन चाहिए, उद्धव जी, जब आप ये बात कह रहे हैं, लोकायुक्त चाहिए। आपके मंत्री भी उस कैबिनेट में बैठते हैं, जो फैसला होता है कैबिनेट में, उसमें शिवसेना के मंत्री भी बैठते हैं। तो वो ट्रांसपेरेंसी शिवसेना के मंत्री भी ला सकते हैं। तो स्टैंडिंग कमेटी में क्या बीजेपी के कारपोरेटर्स नहीं बैठते? बीजेपी के कारपोरेटर्स नहीं बैठते स्टैंडिंग कमेटी में? कांग्रेस के कारपोरेटर्स नहीं बैठते? एनसीपी के नहीं बैठते? प्रेस नहीं बैठती है? कमिश्नर साहब या एडिशनल कमिश्नर साहब नहीं बैठते? कि आप महाराष्ट्र के बाहर जाकर चुनाव लड़ रहे हैं, आप यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं, गोवा में आपने चुनाव लड़ा है। कुल मिलाकर आपकी पूरी स्ट्रेटेजी ये दिख रही है कि जहां जहां बीजेपी चुनाव में अपना या आजमा रही है, वहां वहां पर शिवसेना उनके खिलाफ खड़ी हो। नहीं, जहां जहां पर बीजेपी दांव पर है, वहां वहां पर शिवसेना उनके सामने खड़ी। मेरा सुनो, मैं इतनी गंदी राजनीति करने वालों में से नहीं हूं कि सिर्फ बीजेपी को हराऊं। नहीं, इतनी गंदगी मेरे मन में नहीं है, मेरे दिल में नहीं है। मैं तो चुनाव लड़ रहा हूं, इसलिए लड़ रहा हूं कि उस जमाने में 25 साल हमने हमारे अन्य राज्यों के जितने सारे कार्यकर्ता हैं उनको रोक लगाई थी कि चुनाव मत लड़ो, हिंदू वोटों का बंटवारा हो जाएगा, सरकार किसी और की आ जाएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी और फिर से यही जो चल रहा है वो आगे चलते रहेगा। और इसीलिए हमने हमारे जितने सारे कार्यकर्ता थे उनको रोक लगाई थी। उसका परिणाम ये हुआ कि वो बहुत सारे चले गए बीजेपी में। लेकिन अब जहां तक अन्य राज्यों की बात है, वहां तो कभी हमारी युति थी ही नहीं। हमने तो रोक लगाई थी, बिना युति की भी हमने ये रोक लगाई थी। आज जब मैंने नई शुरुआत की है तो गोवा में हम लड़ रहे हैं। गोवा में कुल 40 सीटों में हम सिर्फ 4 लड़ रहे हैं, उनमें से 4 में से एक अनफॉर्चुनेटली हमारा जो फॉर्म था वो रिजेक्ट हो गया। वहां की जो रीजनल पार्टी है महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी, उसको हमने सबसे ज्यादा सीटें दी है। फिर गोवा सुरक्षा मंच
सुभाष वेलिंगकर जी, उन्होंने साथ भी हैं। सिटी ली है। उत्तर प्रदेश में हम लड़ रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। आप चुनाव काफी- प्रचार में जाने वाले हैं? मेरी इच्छा जरूर है। जी। और वहां हमारे जितने सारे प्रत्याशी हैं उनकी चुनाव सभा में देख रहा हूँ, रैली देख रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया। आप तो अखिलेश यादव के काम की तारीफ भी कर रहे हैं। अखिलेश की तारीफ मैंने इसलिए की थी और की है, नौजवान है, बीच में पारिवारिक संघर्ष जो हुआ, कुछ लोगों का कहना है कि उनके परिवार में भी झगड़ा लगाने की कोशिश की गई, उनको अलग करने की साजिश थी, पता नहीं, वो जाने और उनका झगड़ा जाने, लेकिन उससे वो बाहर निकले और लोगों के सामने आए, इसलिए मैंने उनकी तारीफ की, जरूर की। काम जो भी अच्छा किया, लेकिन साथ ही साथ हमारी विचारधारा जो है वो लेकर भी हमारे प्रत्याशी मैदान में हैं और मैं तो चाहता हूं उनके प्रचार के लिए मैं जाऊं। समय मिलेगा तो मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन मुझे पक्का भरोसा है उनमें से कुछ ना कुछ इस बार तो जरूर जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में भी हमारा भगवा लहराएगा। चुनाव के पहले तक शिवसेना बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ बोल रही थी, चुनाव के बाद दोनों साथ में आए। उम्मीद करते हैं कि मुंबई महानगर पालिका चुनाव के बाद कुछ ठोस फैसला शिवसेना की तरफ से आएगा। जरूर, और मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनता का शिवसेना के ऊपर बहुत भरोसा है, विश्वास है, प्यार है, और यही प्यार, यही भरोसा मेरी ताकत, मेरी हिम्मत, और साथ में मैंने कहा कि बाला साहब का आशीर्वाद, वही मेरी हिम्मत है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद।